गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। इस पाठ को या चैप्टर को आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को याद भी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं ग्रह, प्लैनेट, जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आकाश में अपनी निश्चित कक्षाओं में सूर्य का परिक्रमण करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक है। आप सभी लोग जानते हैं। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनके 3 नियम हैं और इसको समझना आवश्यक है और ये सबको याद होना चाहिए। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए, 3 नियम दिए। पहला नियम क्या है? फर्स्ट लॉ, इसको हम कक्षाओं का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। यह क्या है, आइए इसको समझें। सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। मतलब कि यह सूर्य के परितः जितने भी ग्रह हैं, यह क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, यानी जैसे वृत्त होता है वैसे परवलय पढ़े होंगे, परवलय सुने होंगे, और ऐसे दीर्घवृत्त होता है। तो दीर्घवृत्त की कक्षाओं यानी दीर्घवृत्त के रूप में यह क्या करते हैं? सूर्य का परिक्रमण करते हैं। और इस प्रकार से करते हैं कि सूर्य उनके एक फोकस पर स्थित होता है। इसमें 2 फोकस होते हैं, तो सूर्य उनके एक फोकस पर स्थित होता है। द्वितीय नियम क्या है? इसको हम क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, यहाँ पे देखिए, ये जैसे एस ए मिलाई गई है, एस बी मिलाई गई है, एस सी मिलाई गई है, एस टी मिलाई गई है। ठीक, तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पर पार करती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल एरियल वेलोसिटी नियत होती है। यानी कि यहाँ पे देखिए, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। यानी अगर कोई ग्रह ए से बी तक जा रहा है तो क्षेत्रफल एस ए बी या क्षेत्रफल, और यहाँ पे ग्रह फिर सी से डी तक आ रहा है तो क्षेत्रफल एस सी डी, यह दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, तो इनकी क्षेत्रीय चाल नियत होती है। यदि कोई ग्रह समान समय डेल्टा टी में ए से बी तक एवं सी से डी तक चलता हो, यहाँ पे देखिए इसको दिया गया है, तो क्षेत्रफल एस ए बी बराबर क्षेत्रफल एस सी डी। कोणीय संवेग के पदों में क्षेत्रीय वेग कैसे निकालेंगे? तो डी ए बाई डी टी, यह क्षेत्रीय वेग, इनकी एरियल वेलोसिटी है, यह बराबर जे बाई 2m, और यह एक नियतांक के बराबर आता है। जहाँ ए पर किया गया क्षेत्रफल, जहाँ ए पर पार किया गया क्षेत्रफल एवं जे ग्रह का कोणीय संवेग है। यहाँ पे ए क्या है? जो पार किया गया क्षेत्रफल है, और जे ग्रह का कोणीय संवेग है, तो यह नियतांक होता है, डी ए बाई डी टी नियतांक होगा। अतः द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य के परितः ग्रह का कोणीय संवेग नियत बना रहता है। तृतीय नियम या परिक्रमण कालों का नियम क्या है? लॉ ऑफ पीरियड्स, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी का वर्ग कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष, जिसको हम ए कहते हैं, अर्ध दीर्घवृत्त अक्ष क्या है? यहाँ देखिए, यह ए है और यह बी है। यहाँ टोटल यह, इसको दीर्घ अक्ष कहते हैं, इसकी लंबाई 2a होती है। इसको लघु अक्ष कहते हैं, इसकी लंबाई 2b होती है। तो जो सेमी यानी आधा होगा वह a होगा और इसका आधा b होगा। तो आइए फिर यहाँ पे, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल t का वर्ग कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब। तो परीक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी था, इसलिए इसको डिस्कस किया गया। अब आइए अगला, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह आप लोग पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इस नियम के अनुसार 2 द्रव्य कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि m1 व m2, यहाँ पे देखिए दो कण दिखाए गए m1 m2, इनके बीच की दूरी r है, यह दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यदि m1 एवं m2 द्रव्यमान के दो कणों के बीच की दूरी r है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे G, कैपिटल G, तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। इसका बीमित सूत्र m⁻⁻1 L³ T⁻²होता है। गुरुत्व किसे कहते हैं? वह गुरुत्वाकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है गुरुत्व कहलाता है। यह बल ही पृथ्वी तल पर वस्तु का भार है। अब गुरुत्वीय त्वरण, इसको आप लोग पढ़े भी हैं, पहले से भी जानते हैं, जिसको जी से प्रदर्शित किया था, स्मॉल जी से। तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में संबंध, इसमें दोनों में संबंध होता है। इसको कैसे स्थापित करेंगे आइए देखते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m e तथा त्रिज्या r e है। यहाँ e का मतलब अर्थ से है। यदि पृथ्वी तल के समीप ही m द्रव्यमान की कोई वस्तु हो, यानी पृथ्वी तल के अगर समीप में कोई m द्रव्यमान की वस्तु हो तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होगा, F बराबर G m अपॉन r स्क्वायर। ठीक, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होगा, m हो गया पृथ्वी का और m हो गया उस वस्तु का, तो G m अपॉन r स्क्वायर। ठीक, इस बल के कारण वस्तु में पृथ्वी की ओर उत्पन्न त्वरण g हो तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से क्या होगा, F बराबर mg। ठीक, जैसे F बराबर m में होता है तो यहाँ पे जो त्वरण है वह g हमने रखा है, तो F बराबर mg समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से क्या होगा, दोनों बराबर हैं, तो mg बराबर G m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल m देखिए कट जाएगा, तो G बराबर G अपॉन r स्क्वायर। यह हमको रिलेशनशिप दोनों में संबंध प्राप्त होगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी में। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए एक ही ऊंचाई से एक साथ छोड़ी गई विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो वस्तु का इसमें देखिए द्रव्यमान नहीं है, इसलिए उस पर निर्भर नहीं करता है। अब पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन, यह दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी तल पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल G m r स्क्वायर होगा, जो उस पिंड का भार mg है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे G पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, अभी ऊपर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। अतः mg बराबर G m अपॉन r स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उस पिंड को हम h ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, माना बिंदु P पर ले जा रहे हैं। अब यदि पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बिंदु P पर ले जाया जाए, जहां गुरुत्वीय त्वरण मान लिया कि बदल गया, वह g डैश हो गया, तो वहां पे भार इसका कितना हो जाएगा, mg डैश हो गया। यह किसके बराबर होगा, दोनों पृथ्वी और उस पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mg डैश, यह उसका भार हो गया उतनी ऊंचाई पर, और G m अपॉन r प्लस h स्क्वायर। यह कोई नया सूत्र नहीं है, इसी r e में h, यानी यहाँ पे चूंकि देखिए यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या में यह h ऊंचाई जोड़ दी गई है, तो r e प्लस h स्क्वायर हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 2 में 1 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए m और m कट जाएगा, बचेगा g डैश अपॉन जी r e स्क्वायर अपॉन r e प्लस h स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम r e स्क्वायर कॉमन लेते हैं, r e कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, तो r e स्क्वायर हो जाएगा, r e स्क्वायर और r e स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस h अपॉन r e होल स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये g डैश अपॉन जी है। तो इस सूत्र से हम देखेंगे कि g में कुछ चीज़ों से कुछ वैल्यू है जो नीचे इसके डिनोमिनेटर या हर में, जिससे हम भाग देते हैं, अतः g डैश इज लेस देन g, यानी ऊपर जाने पर g का मान घटता है। ठीक है,
अर्थात ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। यदि h इज मच मच लेस देन आर ई, यानी अगर जो ऊंचाई हम ले गए हैं आर ई यानी पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है तो द्विपद विस्तार करके उच्च घात वाले पद को छोड़ देते हैं। तो द्विपद विस्तार यह आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले बताया गया था। तो इसमें द्विपद विस्तार में 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², इस तरह से ये सीरीज चलती है। तो इसमें पहले के दो टर्म लेते हैं, बाकी आगे के उच्च पद छोड़ देते हैं। तो जब 1 प्लस एच अपॉन आर ई माइनस 2 का विस्तार करेंगे तो पहला टर्म मिलेगा 1 और दूसरा होगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। देखिए यहाँ पे ये -2 यहाँ पे गुणा है, तो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2 या 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो यह समीकरण नंबर 4 हो गया। वैसे क्वेश्चन लगाने के लिए आप लोग इस सूत्र का समीकरण नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी में परिवर्तन क्या होगा? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आर ई हो तो पृथ्वी तल पर रखे एम द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल उसी तरह से जैसे पहला हम लोग निकाले थे, क्या होगा? जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर होगा, जो पृथ्वी तल पर पिंड का भार एम जी है। फिर उसी तरह से हम लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। यदि पृथ्वी के पदार्थ का औसत घनत्व रो है तो एम जी बराबर जी एम ई, यहाँ पे देखिए एम का मान रखा गया है पृथ्वी का द्रव्यमान घनत्व गुणे आयतन के रूप में। तो घनत्व कितना हो जाएगा? घनत्व इसका रो है, आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर ई क्यूब। ध्यान से देखिए, यह रो हो गया इसका घनत्व। आयतन कितना है? चूंकि यह एक गोले के रूप में है तो 4/3 पाई आर ई क्यूब यह इसका आयतन हो गया। तो आयतन गुणे घनत्व ये इसका द्रव्यमान हो गया पृथ्वी का, इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर देखिए यहाँ से कट जाएगा क्यूब से, तो बचेगा क्या? 4/3 पाई रो आर ई एम। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब पृथ्वी तल से h गहराई पर बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P बिंदु पर या h गहराई के नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी त्रिज्या जो इफेक्टिव होगी वो आर ई माइनस एच होगी। तो अब इस पे जो बल लगेगा वह इतने पोर्शन से लगेगा जो हाईलाइट किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, यानी आर ई माइनस एच जो त्रिज्या है उसके कारण जो पृथ्वी का पार्ट है उसके कारण इस पे बल लगेगा। तो पृथ्वी तल से h गहराई पर बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो तो P पर रखे m द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? mg डैश इक्वल टू 4/3 पाई रो आर ई माइनस एच इंटू एम। ठीक, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो mg डैश अपॉन mg यह हो जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू एम अपॉन 4/3 पाई रो आर ई इंटू एम। इसमें देखिए 4/3 पाई कट जाएगा, रो कट जाएगा, एम कट जाएगा और इधर एम और एम कट जाएगा। तो हमें मिलेगा जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई या 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो इस तरह से जी डैश का मान आएगा जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ऊपर वाले में क्या मिला था? 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ध्यान दीजिएगा। अतः जी डैश इज लेस देन जी। इसका मतलब कि पृथ्वी तल से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तब भी जी का मान घटता है। तो स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है एवं पृथ्वी के केंद्र h बराबर आर ई पर 0 हो जाता है। तो पृथ्वी का आकृति का गुरुत्वीय त्वरण जी पर प्रभाव। अब आकृति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी पूर्णतया गोल नहीं बल्कि ध्रुवों पर कुछ चपटी है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या उसकी ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है, यानी विषुवत रेखा पर उसकी त्रिज्या 21 किलोमीटर अधिक है। अतः सूत्र जी बराबर जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर से स्पष्ट है कि विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो आज हम लोगों ने जितने टॉपिक डिस्कस किए इनको आप कॉपी में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे और मुख्यतः पृथ्वी से ऊपर जाना और पृथ्वी के गहराई नीचे जाना, इन दोनों को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।